ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैंने सोचा कि मैं ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इंडिया के लिए, हमारे लिए और आपके लिए है, हम लोग मिलकर साझा करें। और वो आप जानते ही हैं कि इशू क्या है, अमेरिकन टैरिफ। इसे हम बजट के बाद का तोहफा कहें, या जैसा कि आप देखते हैं कि जब यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा व्यापारिक समझौता हुआ, हम लोगों ने डिसीजन लिया है और ऑलमोस्ट उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए सारे न्यूज़पेपर भरे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में इस बात को स्पष्ट किया कि मदर ऑफ ऑल डील्स। तो मुझे लगता है कि इस डील्स को हम फादर ऑफ ऑल डील्स कहें या किंग ऑफ ऑल डील्स कहें, या फिर बजट के बाद सबसे बड़ा तोहफा कहें, कुछ भी कहें चलेगा। अब देखिए, पहले हम लोग समझ लें इसको। यूएसए ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ कहते हैं रेसिप्रोकल, कि जैसे का तैसा, कि आपने हमारे प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ, इसलिए प्रतिशोधात्मक टैरिफ है। तो चलिए, इसको रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया गया। दूसरा जो टैरिफ का नाम दिया गया वो नाम है प्यूनिटिव, मतलब वो दंडात्मक है। क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे, तो रशियन ऑयल खरीदने के वजह में 25% टैरिफ अगस्त में हमारे ऊपर फिर स्लैब कर दिया गया। अब देखिए, ये 25% टैरिफ एक्स्ट्रा जो प्यूनिटिव टैरिफ है, वो हमारे ऊपर इंपोज करने के पीछे आर्गुमेंट यह है कि यूक्रेन में जो इतने लोग मारे जा रहे हैं और दुनिया में इतना जो ह्यूमन लॉस हो रहा है, उसके लिए इंडिया रेस्पॉन्सिबल है, चाइना रेस्पॉन्सिबल है। तो क्यों? तो भाई इंडिया के बारे में कहा गया कि भाई इंडिया रशिया से इजी ऑयल खरीदता है और रशिया को एक अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करता है, उसी से रशिया वेपन्स बनाता और यूक्रेन के लोगों को गाजर मूली की तरह मार रहा। हमारे ऊपर ऐसा चार्ज रखा गया। खैर, इसका भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या हुआ है कि हम लोगों के बीच एक बड़ा ही स्टॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट चला रहा था। पिछले वार्ता तो 1 वर्ष से चल रही थी, इधर कुछ समय से जोर पकड़ा था। जब यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता हो रहा था, जब हमारा एग्रीमेंट होने पर था या साइन होने पर था, तो यूएसए ने पहले लॉबिंग भी की, फिर साइन हुआ, पूरी दुनिया में हलचल भी मची। और उस समय भी बड़ी जोर शोर से बात चल रही थी कि बहुत जल्दी यूएसए से साइन होगा, लेकिन बहुत इतनी जल्दी आसार नजर नहीं आ रहे थे। चलिए, क्रेडिट गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, टॉक्स को ओपन रखा और टोन को माइल्ड रखा। कभी भी टोन को बहुत ज्यादा टफ नहीं होने दिया। ट्रंप ने कई बार टफ लैंग्वेज का यूज किया इंडिया के लिए, बट आफ्टर ऑल द इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन द काम एंड कूल, इसमें कोई शक नहीं। अंत में टैरिफ साइन हुआ। अब आप कहेंगे भाई इतनी खुश होने की बात है जितना आप इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 18% इंडिया पर टैरिफ उसमें हुआ ऐसा कि 25% जो प्यूनिटिव टैरिफ है, उस टैरिफ को रिमूव कर दिया गया। कि जो दंडात्मक टैरिफ हम पर लगा हुआ था रूसी तेल खरीदने के कारण, ट्रंप महोदय ने कहा कि भाई अब इंडिया ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, और बहुत कम कर दिया है, और अमेरिका से अब वह तेल खरीद रहा, ऑयल प्रोडक्ट खरीद रहा। और एलपीजी भी, जो 1 साल पहले हमारा पब्लिक सेक्टर ने डील किया था अमेरिका के साथ, उसके तहत एलपीजी सप्लाई अमेरिका से हो रही है और होनी है। तो इससे यह बात लगभग तय हो गई कि रशिया के साथ हमारे जो ऑयल के संबंध है वो ठंडे पड़ गए। तो ट्रंप महोदय ने कहा कि भाई ये एक वजह है। दूसरी वजह अगर हम देखें तो इस बार के बजट में मोदी जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तोहफा देने की कोशिश की, हमारी सरकार ने भी। क्योंकि हम लोगों ने कस्टम ड्यूटीज को जो स्लाइस डाउन किया, तो ट्रंप के लिए बहुत मनलुभावन रहा होगा, क्योंकि इंडिया का उन्होंने बहुत ही एक, आप कह सकते हो, बड़ा ही पॉम्पस नेम दिया था कि किंग, द टैरिफ किंग। तो टैरिफ किंग से कम हम लोगों ने टैरिफ कम करके गुडविल जेस्चर दिखाया कि भाई देखिए, हम लोग भी अब दुनिया के सप्लाई लाइन में अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अंत में
यूएसए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई प्यूनिटिव टैरिफ तो हटा ही दिया जाए, और रह गए रेसिप्रोकल टैरिफ का, तो उसको कम करके 18% कर दिया जाए। तो कुल मिला के हमारा जो टैरिफ का हिसाब बन रहा है, कई बार न्यूज़पेपर में देखने में आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो ध्यान रखिएगा कि 50% में अब केवल 18% रह गया, क्योंकि प्यूनिटिव टैरिफ हट गया है और जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कम होकर जो प्रतिशोधात्मक जो टैरिफ है वो 25% से लेकर 18% कर दिया गया। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इतना खुश होने की बात है जितना आप खुशी इजहार कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी हमारे ऊपर 18% टैरिफ है। चलिए हमारे ऊपर 18% टैरिफ है, लेकिन हमारे बहुत सारे राइवल के ऊपर ज्यादा टैरिफ है। अब ब्राजील को तो समझिए, उसके साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ, तो 50% टैरिफ है। चाइना पर 37% टैरिफ है, पहले हमारे ऊपर 50% था। वैसे अगर बस चलता तो ट्रंप महोदय चाइना पर 137% टैरिफ लगाते, लेकिन चाइना के पास एक लीवरेज है, और वो लीवरेज है उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स। शुरू में उन्होंने टैरिफ लगाया भी था चाइना के ऊपर, 54% तक लगाया था, लेकिन फिर उसने लीवरेज चाइना ने ले लिया, और लीवरेज लेने के बाद उसने उसका फायदा उठा लिया और 37% पर उसका टैरिफ आ गया। अब कनाडा को देखिएगा तो उसके पास लीवरेज है, और इंडोनेशिया के पास भी लीवरेज है, लेकिन चलिए अब 37% चाइना पर टैरिफ है, साउथ अफ्रीका पर 30% है, म्यांमार और लाओस पर तो 40% है। चलिए हमारा कोई राइवल भी लाओस तो है कुछ हद तक, म्यांमार नहीं है। बांग्लादेश और वियतनाम पर जो टैरिफ है वह हमारा राइवल है कॉटन गुड्स में, उस पर 20% टैरिफ है। और पाकिस्तान पर कम से कम चलिए हमसे 1% ज्यादा है, 19% है। और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड कंबोडिया, जिसको आप कहते हैं कि भाई एशियान के जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी 19%, हमसे 1% ज्यादा टैरिफ है। खुश होने की बात है। कुछ देश ऐसे हैं जिसे हमसे कम टैरिफ है उनको, जैसे यूके 10% है, तो यूके की तो बात छोड़ दी। यूनाइटेड किंगडम तो हमेशा प्रो अमेरिकन रहा है, और वो हर मुहिम में यूएसए के साथ रहा है, तो इतना रिवार्ड यूएसए ने उसको दिया है। यूरोपियन यूनियन को पर 15% टैरिफ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को इसके लिए, या फिर जापान पर 15% टैरिफ है, या साउथ कोरिया पर 15% टैरिफ है, परंतु इन सबको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकन शर्तों पर अंत में एग्रीमेंट किया, और जापान ने भी, अब बताइए जापान खुद राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन राइस तक वो खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो उसने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। तो इस लिहाज में अगर आप देखेंगे तो उनमें से कुछ का अगर हमसे कम टैरिफ है, तो उसके लिए उन्होंने उतनी कुर्बानियां भी दी हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नहीं खोला है, और खोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा 47% पॉपुलेशन है, उस पर डिपेंड करता है। ट्रंप महोदय की तरफ से काफी दबाव आया, और हम लोगों ने भी उनको समझाने की कोशिश की कि भाई इंडिया का इतना वल्नरेबल सेक्शन है कि कोई बड़े से बड़े जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो फ्री इकोनॉमी के बहुत बड़े पक्षधर हैं, अब जैसे रघुराम राजन हैं, उनको हम मान के चलते हैं कि न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट ही हैं, नवोदारवादी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन रघुराम राजन ने भी कहा कि नहीं, इंडिया के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोलना उचित नहीं होगा, ये बहुत वल्नरेबल सेक्टर है, इंडिया के बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, उस सेक्टर को खोलने का मतलब बहुत डैमेजिंग हो जाएगा, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती। लेकिन चलिए अब हम 18% पर आ गए, तो फिर अब आते हैं उस मुद्दे पर लौटते हैं कि आपने जो मेरा सवाल पूछा, आपने उसका जवाब अभी वहीं पर खड़ा है, मैंने दिया नहीं। वो आपने पूछा नहीं, मैंने खुद अपने आप से आपकी ओर से पूछा कि भाई 18% अभी भी हमारे ऊपर टैरिफ है, जबकि यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में वो टैरिफ 97% प्रोडक्ट पर 0% है। तो 97% प्रोडक्ट पर जब 0% टैरिफ है, और ये अभी भी 18% लगा रहे, और हमारे यहां जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स है उसमें बहुत सारी छूट होगी उसमें, तो क्या हमें इतना खुश होना चाहिए? देखिए हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि आपने एक हिंदी सॉन्ग सुना होगा कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब इसमें क्या है कि
हमें ये दिक्कत नहीं है कि हम पर 50% टैरिफ था। अगर हमारे राइवल पर 60% टैरिफ होता, 65% टैरिफ होता, तो हमारी इकोनॉमी की जान बच सकती थी। लेकिन हमारे राइवल सबका जो टैरिफ है उसको स्लाइस डाउन करके किसी को 19%, किसी को 20%, किसी का 37%, और सबसे बुरी स्थिति ब्राजील और इंडिया की ही थी। कनाडा के पास भी, लेकिन कनाडा के पास भी वही क्रिटिकल मिनरल का लीवरेज था, वो अपना निकाल ले गया। इंडोनेशिया के पास भी क्रिटिकल निकेल, क्रिटिकल मिनरल्स का लीवरेज है। तो लीवरेज होना अंतरराष्ट्रीय, आज के अंतरराष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक रिलेशंस में इस तरह का इकोनॉमिक लीवरेज होना, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। तो कुल मिला के वो हमारे पास नहीं था, तो हमें उसमें टैरिफ देना पड़ा। अब उसका देखो नुकसान क्या होता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि चलिए हम आपको बताएंगे भी कि हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया, अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई किया। हमने इस क्राइसिस का सामना करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। जो सेकेंड जनरेशन का लिबरलाइजेशन, जो दूसरी पीढ़ी की जो आर्थिक उदारीकरण थी, वो कहीं अटकी पड़ी थी। लेकिन इस संकट के मोमेंट में हमने उसको फिर एक्टिवेट कर दिया। बताइए, जीएसटी रिफॉर्म 2017 से नहीं हुआ था, वो हमने किया। खैर, टैरिफ से पहले ही हम लोग इनकम टैक्स को स्लाइस डाउन कर चुके थे, लेकिन जो हमने कस्टम रिफॉर्म्स किया है, या फिर हमने अभी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, ये सब तो पहले नहीं हुआ था। और ये हमारी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देगा, विकसित भारत की तरफ अनायास ही बढ़ जाएंगे। अब जब अमेरिकी टैरिफ कम हुई तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई। कारण क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है एकदम ग्रिडलॉक मूवमेंट में फंसी हुई थी। अब बताइए, हमारा जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड का सबसे, आप कह सकते हो कि हाई ग्रोइंग सेक्टर था। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था उसमें हम हाईएस्ट ग्रोइंग थे वर्ल्ड के, अगर स्टैंडर्ड से देखें। इस सेकेंड क्वार्टर में तो 8.2% तक पहुंच गए थे। और ओवरऑल हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है इस क्राइसिस के मोमेंट में भी, अगले साल के लिए भी जो हमारा फोरकास्टिंग है वो 6.8% से 7.2% तक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है आज के इस ग्लोबल जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के बीच। लेकिन जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी जिस तरह से रुपये को हम नहीं बचा पा रहे थे, अभी आप देखिए कि 92 रुपीस पर जब हमारा डॉलर के समानांतर जब रुपये में गिरावट आ गई, जबकि आरबीआई बीच में इंटरवेन नहीं करना चाहती थी, फिर भी आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ा और डॉलर सेल करने पड़े। जब डॉलर सेल किया तो रुपये की गिरावट तब जाके रुकी। हमारा जो फॉरेक्स मार्केट में जब तक आरबीआई इंटरवेन नहीं किया, जबकि आरबीआई अवॉइड कर रहा था फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करने का। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपने आप को मजबूत बना रहे थे, लेकिन जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है आज के ग्लोबल वर्ल्ड में, उनको हम पर भरोसा नहीं था। वो समझते थे कि अरे यार, ये तो इंडिया गया, इस पर तो 50% टैरिफ का लोड है, अमेरिकन टैरिफ का लोड है, और इनकी इकोनॉमी तो बड़ी संकट में पड़ने वाली है, इसलिए हम यहां से अपना डॉलर निकाल कर ले जाए। एफआईआई अगर विड्रॉल हुआ तो वही बात नहीं है, एफडीआई भी हुआ। और इंडिया में इतनी तेजी से 2025-26 के ईयर में विड्रॉल हुआ। अगर हमारा करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट होता है तो कहीं ना कहीं वो स्पेक्युलेटिव जो मनी आती है एफआईआई के रूप में, उसे पूरी होती रहती है, क्योंकि हमारे यहां डॉलर का सप्लाई होता है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट होने के बाद भी, जो चालू खाता घाटा है, उसके बावजूद भी हमारा रुपया अपना स्टैंडर्ड बनाए रख लेता था। इस बार बड़ा बुरा दांव पड़ा, मर्चेंटाइज गुड्स में गिरावट आई अगस्त सितंबर में।
मर्चेंटाइज गुड में गिरावट आने के बाद सर्विस सेक्टर से हमने कुछ हद तक मेकअप करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा। और उसी समय हमारा जो स्पेक्युलेटिव मनी जो आती थी एफआईआई के माध्यम से, जिसको आप कहते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे शेयर मार्केट में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट से निकालने लगे। इंडिया के लिए तो बड़े क्राइसिस का मोमेंट आ गया। अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में वी हैव, अब हमारे पास जो लीवरेज था वो लीवरेज तो चला गया और अब हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तो कहीं ना कहीं एक आम भारतीय के मन में चिंता थी, हर कुछ के बावजूद भी चिंता थी कि क्या हम अमेरिकन टैरिफ की इस मार को मेकअप कर पाएंगे। हमने इतने सारे रिफॉर्म्स किए, कुछ लोग पॉजिटिव भी थे कि हाँ हो जाएगा, कुछ लोग समझ रहे थे कि एक क्राइसिस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, जो आपदा है वो आपदा हमारे लिए एक नया आर्थिक अवसर लेकर भविष्य में आएगा। हम लोग भी अपनी आशावादिता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर आशावादिता के बाद एक अनिश्चितता बनी हुई थी, क्योंकि हर एक दो दिन पर कुछ डूम शेयर थे जो न्यूज़पेपर में कहते हुए देखे जाते थे कि आगे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारी समस्या आने वाली है। तो चलो कम से कम कल हमने राहत की सांस ली कि कम से कम अमेरिकन 18% जो अब टैरिफ लोड है वो इंडियन इकोनॉमी को डैमेज नहीं करेगा। और जितने हमने रिफॉर्म्स किए हैं और डाइवर्सिफाई किए हैं अपने ट्रेड को, हमने अभी हाल में 4 ऐसे एफटीए किए हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूके, ईयू, ओमान और न्यूजीलैंड, ये हाल में किया है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कनाडा और इजराइल से गंभीर वार्ता कर रहे हैं, तो हम इसको आसानी से पार कर जाएंगे और आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी सुखद होगी। हमें अपना भविष्य सुखद जैसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं कि सब कहानी शुरू कैसे हुई। कहानी ऐसे हुई कि जब सेकेंड टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने अपना अकाउंट, अमेरिकन अकाउंट देखा। फिर उनको लगा कि भाई देखो, दुनिया अमेरिका को बहुत ज्यादा सप्लाई देती है, लेकिन अमेरिका से खरीदती कम है। अब उनका अपना प्रॉब्लम डॉलर का था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया में कुछ देशों ने अपना टैरिफ बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो अब हम अपने टैरिफ बढ़ाकर उन्हें दंडित करेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के उन्होंने टैरिफ को लोड करना शुरू किया। 3 अप्रैल को इंडिया पर पहले 27% रेसिप्रोकल टैरिफ ला दिया गया। फिर भी हमें इस बात का सांत्वना थी कि चलिए, हमारे राइवल्स पर उससे ज्यादा टैरिफ थे। वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ था, थाईलैंड पर ज्यादा टैरिफ था, बांग्लादेश पर ज्यादा टैरिफ था, चाइना पर और भी ज्यादा टैरिफ था। तो हम लोग उसी बात से खुश हो रहे थे कि चलो कम से कम फेल करने वालों में सबसे ज्यादा मार्क्स अपना ही है। कुछ समय तक ये खुशी रही। इसके बाद क्या हुआ कि 3 अप्रैल को घटना हुई। अप्रैल फर्स्ट वीक में, मतलब 7-8 मई को, इससे पहले क्या हुआ कि एक घटना हुई कि हमारे पहलगांव में, कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर 26-27 लोगों को दिन दहाड़े किया। या पाकिस्तानी हुक्मरान की मिलीभगत थी। यह स्पष्ट रूप से जो वहां की आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो उसकी एजेंसी, उसकी जो एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी, उन सब की मिली भगत से एक वेल थॉट आउट प्लान था। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खुली आलोचना करता, भर्त्सना करता, यूएनओ में भर्त्सना करता, दुनिया के सामने प्रचार करता। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने थोड़ी सी रणनीति बदल दी। इससे पहले उड़ी में भी उन्होंने ऐसा किया, फिर इससे पहले कई बार उन्होंने प्रिवेंटिव अटैक भी किया। तो इस तरह से ही चल रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने इसका नाम दे दिया ऑपरेशन सिंदूर। और 7-8 मई को एक
फुल फ्लेजेड दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच क्या, इंडिया मैन पावर को तो नहीं भेजा, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पर अटैक किया, और ड्रोन अटैक और जो इंडिया का त्रिशूल और जो रक्षात्मक इंडिया की पद्धति थी, जो इंडिया का उस समय डिफेंस मैकेनिज्म और इंडिया का हाईटेक का बड़ा खुला प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, और जिस तरह से इंडिया ने प्रिसीजन अटैक किया बिल्कुल से टेररिस्ट अड्डे पर पाकिस्तान के, और लश्कर तैयबा के जिस तरह से मतलब जो वॉलंटियर्स थे उसको जो टारगेट किया, एक काबिले तारीफ थी। ये सब कुछ चल रहा था। जब पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी तो फिर 10 मई को जो पाकिस्तान का डीजीएमओ था, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, उसने इंडिया के डीजीएमओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और युद्ध रोकने की पेशकश की। इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया, क्योंकि इंडिया का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका था। वो जिन टेररिस्ट को टारगेट बनाना चाहता था, उसके चीफ तो धोखे से बच गए, लेकिन उनके परिवार के और भी सदस्य और बाकी लोग मारे गए। फिर वो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसका भी लगभग उस समय जो जितने एग्जिस्टिंग वॉलंटियर्स थे उसका खात्मा हो गया। जिसके बाद भारत का टारगेट लगभग पूरा था। इंडिया ने भी उसके साथ युद्ध बंदी सीज फायर करने के लिए इंडिया तैयार हो गया। अब इतना करना था तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर अपना स्पीच दिया। कहा कि भाई, संदेश दिया कि ये दोनों के बीच एग्रीमेंट मेरे कारण हुआ है, और मैंने दोनों को चेतावनी दी कि हम दोनों पर टैरिफ स्लैब करेंगे। अगर आप लोग युद्ध नहीं रोकोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर दोनों ने घबरा कर और डर कर युद्ध रोक दिया। तो पाकिस्तान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिकन इस तरह के बिहेवियर का आदी हो चुका है। इंडिया के साथ एक मजबूरी थी जिसको ट्रंप महोदय टेक्निकल पहलू को नहीं समझ पा रहे थे। देखिए, इसमें इंडिया की एक कूटनीतिक मजबूरी यह है कि हमने जो पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट किया 1971 में, जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी ने साइन किया, उसमें एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि देखिए, कोई जो भविष्य में इंडिया पाकिस्तान पर जो भी डिसीजन होगा वो बायलैटरल एग्रीमेंट से होगा। देयर वुड बी नो रोल ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इस लिहाजन इसमें पाकिस्तान और इंडिया में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें थर्ड पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए। और ट्रंप महोदय बार बार ये कह रहे थे कि मेरे कारण और मेरे प्रेशर में इंडिया ने और पाकिस्तान ने समझौता किया है। तो हर बार इंडियन गवर्नमेंट को यह रिजेक्ट करना होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये उस कारण से नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट किया। इंडिया का खंडन करना उसकी कूटनीतिक मजबूरी थी, और ट्रंप महोदय इंडिया की इस कूटनीतिक मजबूरी को ना समझते हुए नाराज हो गए, और पाकिस्तान ने इसी बीच उनकी चमचागिरी की हद कर दी। पाकिस्तान ने तुरंत उनको खुश करने के लिए एक प्रपोजल दे दिया शहबाज शरीफ ने कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं, और हम उनको नॉमिनेट करते हैं, अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं नोबेल कमेटी को कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। इंडिया ने इसमें कोई गर्माहट नहीं दिखाई, इंडिया ने इसको कोई रेसिप्रोकेट नहीं किया। कहीं ना कहीं ट्रंप महोदय इस बात से इंडिया से नाराज हो गए, जो कि नाराजगी की कोई वजह नहीं थी। बाकी इंडिया का बिहेवियर उनके प्रति हमेशा अच्छा रहा। यूएसए के प्रति कोई ऐसा इलविल कभी इंडिया ने नहीं रखा। और उनको अगर नोबेल पीस प्राइज मिलता इससे इंडिया को खुशी ही होती, बल्कि उन्होंने जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो मीडिएशन किया और युद्ध को रुकवाने का प्रयत्न किया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्यक्ष रूप से फोन करके उनको इस बात के लिए आभार भी व्यक्त किया। तो मतलब सब कुछ ठीक ही जा रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो इंडिया से नाराज होते चले गए, और फिर अगस्त में उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और कहा कि ऐसा है कि इंडिया जो रशिया से ये ऑयल खरीद रहा, इस कारण से यूक्रेन में जो किलिंग हो रही है उसके लिए इंडिया उसके लिए भी पार्शियल रेस्पॉन्सिबल है।
तो इंडिया जब तक रशिया से IL-2 खरीद रहा है इसलिए उसको प्यूनिटी 25% टैक्स लगेगा, और तब तक उधर रेसिप्रोकल टैक्स को 27 से कम करके 25 कर दिया गया था। तो दोनों अमाउंट को मिक्स करने पर अब टैक्स हो गया 50%। ये बड़ा हॉरिफाइंग टैक्स था। चाइना का पहले जो टैक्स उन्होंने 54% लगाया था, उसमें हुआ ऐसा कि चाइना ने लिवरेज ले लिया। चाइना ने कहा कि भाई हम तो दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सप्लाई हम बंद करेंगे। तो उस पर ट्रंप महोदय थोड़ा उसके प्रति, हालांकि उस समय ट्रंप महोदय 90 डेज का एक सस्पेंशन दिया था टैक्स का। उन्होंने कहा कि 90 डेज, वो रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहा हूं, जब इंडिया पर 27% लगा था, कि 90 डेज हम तब तक इसको स्थगित करते हैं, 90 डेज तक बाकी देश हमारे साथ समझौता करे। अब वो 90 डेज में उम्मीद करते थे कि इंडिया के साथ समझौता करे, परंतु इंडिया की मजबूरी यह थी कि इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं कर सकता था। ये इंडिया की मजबूरी थी, तो बात बन नहीं पाई। अंत में फिर तब तक अगस्त में 50% इंडिया पर लग गया। चाइना ने काउंटर बार्गेनिंग कर ली, क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर लिवरेज लिया और उसने अपना 37% पर टैक्स करवा लिया। उसके बाद कनाडा, इंडिया और मैक्सिको ये सबसे ज्यादा टैक्स लोड वाला कंट्री बन गया। हालांकि उसमें फिर कनाडा ने थोड़ा सा लिवरेज ले लिया, उसके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स थे। अब दिक्कत ये आई कि दुनिया के इन्वेस्टर्स इंडिया से भागने लगे। हमने अपना बहुत कुछ ऐसा किया, हमने GST रिफॉर्म्स भी किया, इनकम टैक्स को पहले ही स्लाइस डाउन किया था। फिर सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के खर्च को बढ़ाया, जो पहले से ही बढ़ा हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे, मैंने आप कह सकते हो कि PLI स्कीम तो खैर पहले से ही, जिसको आप कहते हो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो इंडस्ट्रीज को पहले भी दी जा रही थी। और इंडियन गवर्नमेंट ने और कई मोर्चे पर एक्टिविज्म दिखाया, FTA समझौता करना शुरू किया। इन सभी का सुखद परिणाम सामने आया GDP ग्रोथ के रूप में। हालांकि FTA का परिणाम सामने नहीं आया फॉरेन करेंसी के रूप में, लेकिन बाकी GDP ग्रोथ के रूप में हमारे जो टैक्स जो रिडक्शन है या एक्सपेंडिचर है उन सब का लाभ मिला। लेकिन फिर भी जो फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर शेक कर गया था, हमारे बारे में शेक कर गया था, वो फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, तो हम यहां पर लूज कर रहे हैं। अब इंडिया ने इस बीच क्या किया कि कहते हैं, मैं पहले भी अपने एक लेक्चर में कह चुका हूं कि इंडिया आज से नहीं, 1965 में जब अमेरिका ने इंडिया पर सिर्फ फॉर माउथ का कंडीशन लगाया था, जबकि हमारे PL 480 के तहत, जब उसने PL 480 के तहत जब उसने गेहूं की सप्लाई रोकी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। PL 48 के सस्पेंड करने के बाद भी ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी बात हुई थी। अंत में इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और फूड ग्रेन्स में 1980s तक अपने आप को उससे डिपेंडेंट करके इंडिया ने दिखाया। उसी तरह से 1991 में जब हमारे पास 1 मंथ का बच गया था इंपोर्टेबल आइटम, जब फॉरेन करेंसी के हम इंपोर्ट कर सकते थे, तो उस क्राइसिस के मूवमेंट करने में हमने अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया और इंडिया फिर देखते देखते दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के रूप में एस्टेब्लिश हुई। लेकिन हमारा जो सेकेंड जनरेशन का रिफॉर्म्स है और थर्ड जनरेशन का रिफॉर्म्स स्टॉल्ड हुआ पड़ा। जब अमेरिकन टैरिफ क्राइसिस हुई तो इंडिया थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ गया। दैट वाज अ ग्रेटर अचीवमेंट फॉर इंडिया। हमने अपने ट्रेड को इतना डाइवर्सिफाई किया है कि जैसे देखिए, अब जेम्स एंड ज्वेलरी थी, अमेरिका में बहुत बड़ा सप्लाई था हमारा, 76% के करीब रिडक्शन होता, लेकिन हमने UAE के साथ, बेल्जियम के साथ, बाकी देशों को हमने सप्लाई देके मेकअप किया। हालांकि थोड़ा सा घाटा रहा, लेकिन हमने बहुत हद तक मेकअप कर लिया। उसी तरह से हमारे जो बाकी मोटर पार्ट्स थे तो उसमें यही दिक्कत आ रही थी, तो हमने जर्मनी, UAE, बाकी देशों के साथ सप्लाई करके बहुत हद तक मेकअप कर लिया। लेकिन जो विशेष रूप से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जिसमें कॉटन गुड्स हैं, लेदर गुड्स हैं, फुटवियर है,
उसकी भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि लेदर गुड्स में हमारा दो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर वियतनाम और चाइना था, सॉरी एशियान और चाइना था, और कॉटन गुड्स में बहुत बड़ा हमारा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश और वियतनाम था। तो उसकी पूरी भरपाई नहीं हो पाई, हालांकि हमने कई देशों में किया भी। लेकिन जिस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हुए जा रहे हैं, तो ये आपदा हमारे लिए एक नया अवसर भी है। और उसमें भी अगर यूएसए के साथ हमारा व्यापारिक समझौता हो जाए तो सोने में सुहागा, तब तो हमारी इकोनॉमी चलेगी नहीं दौड़ेगी। और उम्मीद करते हैं कि 2047 में जो आज तक हम लोग प्रोपेगेंडा के रूप में यूज कर रहे थे विकसित भारत, क्योंकि विकसित भारत का गोल कभी अचीवेबल नहीं लग रहा था कि हम लोग उतने ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे, अब ऐसा लग रहा है कि अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम उसके करीब जरूर पहुंच जाएंगे। तो अब तो कम से कम इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम विकसित भारत के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो उसके करीब तक पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खुशी होगी। अगर यूएसए ने टैरिफ लगाया और इस कारण से अगर हमारा सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल निकले तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा, अभिशाप में वरदान हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी आपने बेरुखी दिखाई और हमारा तो जीवन ही बदल गया। हम आपके जीने के आदी हो जाए तो कितनी बड़ी चीज है, आपके बिना जीने के आदी हो जाए। अब सोचिए कि भाई व्हाई आर वी कीपिंग ऑल आवर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। हम लोग सारे अंडे एक बास्केट में रख क्यों रहे थे भाई? $46 बिलियन का घाटा अमेरिका के साथ हमारे व्यापार का हुआ तो हमारे यहां संकट आ गया। ये तो इंडिया को पहले ही सोचना चाहिए था कि किसी एक कंट्री पर हमारी इतनी इकोनॉमिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए, थोड़ी सी अमेरिकी बेरुखी ने हमें रास्ता तो दिखा दिया। हम एक सुखद भारत की कल्पना करते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। अब 18% टैरिफ अभी भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर यूएसए ने मुस्कुराया है तो खिलखिलाकर जरूर हंसेगा और आगे हो सकता है 18% से भी स्लाइस डाउन हो, क्योंकि हमारे उनके बीच जो ट्रेड वार्ता है वो फाइनली कंक्लूड नहीं हुआ है। तो चलिए इसी आशावाद के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोई लेक्चर या आप लोग भी हमारे साथ हमारे भाव को शेयर कर पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।